हे दोस्तों नमस्कार, मैं विकास सिंह अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टेट पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे भाई बंधु लोग। आज जो हम लोग क्लास देखने वाले हैं मेरे प्यारे भाई बंधु लोग, कल जहां हम लोगों ने छोड़ा था उसी के आगे आपको बताने वाला हूं। कल हम लोगों ने त्रिपक्षीय युद्ध देखा हुआ था। त्रिपक्षीय युद्ध क्या होता है, क्या उसके संघर्ष थे, सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बेहतर तरीके से क्लास को कंटिन्यू किया हुआ था। आज हम लोग देखने वाले राष्ट्रकूट वर्सेस चोल। चूंकि जो आपके आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों में आपके क्रम आपको देखने को ज़्यादा मिलते हैं और ऐसे प्रश्नों को जो है कठिन की श्रेणी में रखा जाता है। इसी वजह से हमने राष्ट्रकूटों के साथ साथ चोल, कल हम लोगों ने पल्लव के शासकों का भी क्रम देखा हुआ था, साथ ही साथ चालुक्य के क्रम को भी हम लोगों ने देखा हुआ था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल की क्लास में किया हुआ था। आज जो बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं वो राष्ट्रकूट शासक। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, उसके पश्चात हम लोग लास्ट में चल करके आपको समझाएंगे कि किसने क्या क्या किया हुआ है। तो सबसे पहले राष्ट्रकूट को देख लेते हैं कि राष्ट्रकूट आपके क्या है। सबसे पहला शासक जो है जिसे दंतदुर्ग के नाम से जानते हैं, उसके बाद दूसरा आपका कृष्ण प्रथम है, तीसरा आपका उसका उत्तराधिकारी हुआ गोविंद सेकंड, चौथा आपको ध्रुव तारा वर्ष दिखाई देगा, पांचवा आपको गोविंद थर्ड दिखाई देगा और छठवां आपको अमोघ वर्ष दिखाई देगा, सातवां कृष्ण सेकंड आपको, आठवां जो है इंद्र थर्ड आपको दिखाई देंगे और नौवां आपको अंतिम शासक जिसे कृष्ण तृतीय के नाम से जाना जाता है। तो ये टोटल मिलाकर के 9 शासकों ने राष्ट्रकूट जो थे उन्होंने अपने क्षेत्रों पर शासन किया हुआ था। अब बात करें चोल की। चोल को थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि इन प्रश्नों में कभी भी आपके अगर क्रम पूछे जाए तो आप इन प्रश्नों को गलत मत करिए। मैं इसलिए क्रम को लिख दे रहा हूं क्योंकि ये आपके ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बुकों में एक जगह आपको नहीं मिलते हैं। क्योंकि अभी आप देखोगे पिछली बार का पीसीएस का पेपर उठा करके देख लो, बिहार पीसीएस का पेपर उठा करके देख लो, तो उन सभी पेपरों में आपको देखने को मिलेगा इस तरीके के क्रम लगाने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा आरओ का जो आपका पेपर हुआ था इसके पहले, उसमें आप देखोगे तो कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपको ऐसे दिखाई देंगे जिसमें आपको क्रम लगाने के लिए दिया गया था। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कहाँ से इन चीज़ों को कवर करें। इसीलिए मैंने आपको सारे चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक, कल हम लोगों ने इसी प्रकार से सेन वंश के बारे में पूरा देखा था। सेन वंश कौन सा संस्थापक थे, पिछला वीडियो आप जरूर जा करके देखिएगा, वहां से आपके एक प्रश्न आपके मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने पाल वंश को देखा था। पाल वंश में कौन कौन से आपके शासक आए थे, सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ था। आइए चोल को देख लेते हैं, फिर एक एक शासकों को हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इसमें खास होंगे। विजयालय है, विजयालय के साथ साथ आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम के बाद आपके आते हैं परांतक प्रथम, परांतक प्रथम के बाद आपके राजराज प्रथम आते हैं, फिर आपके राजेंद्र प्रथम आते हैं, फिर आपके राजाधिराज आते हैं, फिर कुलोत्तुंग प्रथम आते हैं, फिर आपके वीर राजेंद्र आते हैं, फिर अधिराजेंद्र आते हैं, फिर राजेंद्र सेकंड आते हैं और फिर उसके बाद राजराज तृतीय और अंतिम शासक जो होते हैं राजेंद्र चोल थर्ड कहलाते हैं। तो इनको थोड़ा सा क्रम आप याद रखिएगा तो आपके एग्जाम में कम से कम जो कठिन प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है वो आपके प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट शासकों की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट शासकों ने चालुक्य वंशी शासक की हत्या करके दंतदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। ठीक है, ठीक आपके चोल की बात करते हैं। चोल के मैंने आपको बताया था कि पल्लव वंश के शासकों को, ठीक है, जिसका नाम था अपराजय को मार करके विजयालय ने चोल शासक की स्थापना यानी चोल राजवंश की स्थापना किया था। ये चीजें मैंने पिछली क्लास में ही आपको बता दिया था। तो आइए देखते हैं इनके बारे में क्या क्या चीजें हैं, क्या आपके कौन कौन से क्षेत्रों पे युद्ध लड़ते हैं, क्या कारण होता है युद्ध लड़ने का, इसको भी समझाने का हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत आराम से पढ़िएगा, सारे प्रश्न आपके सही होने वाले हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि ये साउथ की जो राजनीति होती है ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है कि साउथ में हम लोग किस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, कठिन प्रश्न माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत ही कठिन प्रश्नों की श्रेणी में आपको रखे जाते हैं। इन चीजों को थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले ध्यान रखिए इनके क्षेत्रों की बात करते हैं। आखिर राष्ट्रकूट और राष्ट्रकूट के साथ साथ आपके चोल के क्षेत्र कहाँ हैं और इन क्षेत्रों को लेकर के हम इतना
आपको क्यों, देखिए हम हमेशा, आप देखोगे मेरी क्लास में तो मैंने हमेशा आपको मैपिंग कराया हुआ। मैपिंग इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि किस क्षेत्रों के लिए क्यों युद्ध हो रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ इस जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, इस महाराष्ट्र वाले रीजन पर आपको एक वंश देखने को मिलता है। उस वंश का नाम क्या हुआ, जिसे राष्ट्रकूट कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे पूरा चीज कवर करा दूंगा। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले आए थे सातवाहन। ठीक, इस महाराष्ट्र वाले रीजन पर सबसे पहले सातवाहन आए। सातवाहन को मार करके कौन आए भैया, वाकाटक। ठीक है, सातवाहनों के स्थान पर कौन आते हैं, वाकाटक। और वाकाटक के स्थान पर ध्यान रखिएगा, वाकाटक के स्थान पर आते हैं चालुक्य। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। चालुक्य के बाद आपके आते हैं राष्ट्रकूट। ठीक, तो ये थोड़ा सा क्रम भी आप याद रखोगे तो दक्कन वाला जो क्षेत्र है यहाँ से आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि इस पूर्वी वाले एरिया पर, क्योंकि आपके सातवाहन जो हुआ करते थे, ये सातवाहन आपको पता है कि दोनों क्षेत्रों पर, जिसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब चूंकि आपके इस पूरे एरिया पर कब्जा किसने कर लिया भाई, इस पूरे एरिया पर कब्जा हो चुका है चोलों का। अभी बताऊंगा आपको कि पहले कहाँ चोल थे और वर्तमान में चोल कहाँ है। ठीक, तो याद रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे अब इस पूरे एरिया पर हो चुके हैं चोल, जिन्हें परिवर्ती चोल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, जो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यहाँ पर आए थे सातवाहन। ठीक, सबसे पहले सातवाहन के स्थान लेते हैं इक्ष्वाकु। ठीक है, सातवाहनों का स्थान कौन ले लेता है, इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु का स्थान ले लेते हैं आपके पल्लव। ठीक है, कौन आते हैं, पल्लव। और पल्लव के स्थान पर आपके कौन आ जाएंगे, चोल। ठीक, शुरुआती दौर में आपके चोल आपको यहाँ तमिलनाडु वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, लेकिन शुरुआत जब इनकी थी तो यहाँ पर इसी रीजन में ये थे। इन्हीं के ठीक नीचे अगर आप देख पा रहे हैं, मैंने पूरी मैपिंग आपको बताया हुआ था कौन कहाँ पे है। इस वाले रीजन पे अभी भी कौन है भैया, यहाँ पे आपको पांड देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो एक केरल वाला पार्ट है, इस पार्ट पर आपको दिखाई देंगे चेर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि संगम राजवंश, ठीक, संगम राजवंश अर्थात चोल, चेर और पांड, ये तीनों मिलाकर के संगम राज्य का निर्माण करते हैं। चूंकि अब चोल का विस्तार हो चुका है, तो चोल आपके पूरे महाराष्ट्र के, सॉरी पूरा आपके आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु की पूरी बाउंड्री आपका बना ले जाते हैं। अब ध्यान रखना, इधर की साइड में है राष्ट्रकूट, इधर की साइड में है चोल। ठीक, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कल ही मैपिंग कराया था, पूरी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे थे गुर्जर प्रतिहार, जो गुजरात से लेकर के मध्य एशिया, मध्य आपका भारत तक गुर्जर प्रतिहार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, गुर्जर प्रतिहार के साथ साथ मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कौन भैया, यहाँ पर देखने को मिल रहे थे पाल वंश। पाल वंश मैंने आपको बताया था कि गौड़ वंश, जो शशांक का शासन था, शशांक के वंश को समाप्त करके उसके स्थान पर गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसी के साथ साथ मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर एक रीजन है जिसे हम लोग बोलते हैं कन्नौज। ठीक, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कन्नौज के बारे में, क्योंकि हर्षवर्धन का जब साम्राज्य खत्म हुआ, अर्थात हर्षवर्धन की मृत्यु 647 BC में AD में जब हुआ, तो उस समय कन्नौज पर शासन समाप्त हो जाता है। जब कन्नौज की सत्ता खाली होगी तो यहाँ की आपकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा मजबूत है, इस गंगा घाटी का मैदान है, गंगा यमुना के क्षेत्र में जब भी आप देखोगे तो ये गंगा घाटी के मैदान में उर्वरता बहुत ज्यादा है, इसीलिए आर्थिक दृष्टि से कन्नौज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब कन्नौज में शासन व्यवस्था जैसे ही खाली हुआ हर्षवर्धन साम्राज्य के बाद, तो उस समय आप देखेंगे तो गुर्जर प्रतिहार, उसके साथ साथ राष्ट्रकूट और राष्ट्रकूट के साथ साथ पाल वंश, ये तीनों शक्तियां कन्नौज पर अपना अधिकार जमाने के लिए युद्ध करती हैं। और मैंने आपको कल ही बताया था कि इसी युद्ध को हम लोग क्या नाम दिए थे, त्रिपक्षीय युद्ध। आपको याद होगा कल मैंने पूरी क्लास बताई थी, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो याद रखिए, जा करके उस क्लास को जरूर देखिए कि त्रिपक्षीय युद्ध क्या था। तो याद रखिएगा, उत्तर में आपको क्या है भैया, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर
प्रतिहार आपको देखने को मिले, जिन्हें परिहार वंश के नाम से भी जाना जाता था। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको राष्ट्रकूट देखने को मिले थे, और राष्ट्रकूट के साथ साथ यहाँ पे आपको पाल वंश देखने को मिले थे। हमने आपको बताया था कि यह जो त्रिपक्षीय युद्ध था यह लगभग 250 साल चलता है, ठीक है, लगभग 250 साल चलता है, यानी 8वीं शताब्दी में स्टार्ट होगा, ठीक है, 8वीं सदी से स्टार्ट होकर के ये कब तक चलता भैया, 10वीं सदी में जाकर के समाप्त होगा। और यहाँ पर सत्ता धारण कौन करता है, गुर्जर प्रतिहार आखिर में जाकर के सफलता इनको मिलती है। तो कल हम लोगों ने त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में पढ़ा था। क्योंकि अब राष्ट्रकूट एक जगह नहीं 2 फ्रंट पे युद्ध कर रहे हैं, इसी वजह से राष्ट्रकूट जो है समाप्त हो जाएंगे चोलों के मुकाबले में। ध्यान रखिएगा, एक तो राष्ट्रकूट कहाँ युद्ध लड़ रहे हैं, एक तो कन्नौज के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका गोदावरी और साथ ही साथ कृष्णा का जो डेल्टा है, जिस प्रकार से गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वहां विकसित आपको एरिया देखने को मिलता है, अर्थात उपजाऊ भूमि देखने को मिलता है, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार से आपके महाराष्ट्र से लेकर के ये जो पूर्वी यानी पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट के बीच में जो गंगा और गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा होता है वह भी आपका सेम आप देखोगे तो यह भी आपका उपजाऊ भूमि होती है। इसी उपजाऊ भूमि के लिए हमेशा युद्ध होते हैं, ठीक है, यानी इस रीजन से यानी महाराष्ट्र वाले रीजन से आपका यहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले से हमेशा आपको युद्ध देखने को मिलेगा। ठीक, तो युद्ध का कारण अगर आपसे पूछा जाए कि इनके बीच में युद्ध क्यों हो रहा है, तो राष्ट्रकूट क्या कर रहे हैं भैया, 2 फ्रंट, एक जगह पे 2 फ्रंट पे युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, एक तो आपका कन्नौज की सत्ता को प्राप्त करने के लिए, दूसरा एक किससे युद्ध लड़ रहे हैं, चोलों के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। अब जब भी कोई एक आदमी 2 फ्रंट पे युद्ध लड़ेगा तो उसकी क्षति ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। अगर मान लीजिए अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, सपोज करिए अभी इसी समय बांग्लादेश या बांग्लादेश के साथ या कह दूं चाइना, अगर चाइना भारत पर आक्रमण कर दे तो भारत को एक ही जगह से 2 फ्रंट पे युद्ध लड़ना पड़ेगा, अर्थात 2 जगह अपने सिस्टम को मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मतलब खर्चा ज्यादा आएगा, क्षति ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रकूट जो है आपके चोलों के मुकाबले हो जाएंगे कमजोर, ठीक है, क्योंकि इनको एक फ्रंट पे 2 युद्ध लड़ना पड़ा। इसी वजह से राष्ट्रकूट की सत्ता लास्ट में जाकर के समाप्त हो जाएंगी, बचेंगे कौन भैया, चोल। ठीक, अब इन्हीं चीजों को लेकर के हमने आपको क्रम बताया, उसमें राष्ट्रकूटों में सबसे पहले आपके विजयालय देखने को मिलते हैं, सबसे पहले आपके देखने को मिलेंगे दंतिदुर्ग। ठीक है, इसके साथ ये लोग इन दोनों फ्रंटों पे लगातार युद्ध करते हैं, लेकिन जो अंतिम शासक आता है उनका सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है चोलों के साथ। ध्यान रखिएगा, चोलों में शासक आपके क्रम, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, तो चोलों में कुछ महान शासक आने मिले, लेकिन राष्ट्रकूटों में ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूटों में जो कृष्ण तृतीय था अंतिम शासक, कृष्ण तृतीय का आपका संघर्ष हो गया किसके साथ, चोलों के साथ। और चोलों में आपके एक जिनका नाम था, आप ध्यान रखिएगा, आदित्य प्रथम और परांतक प्रथम। ठीक, आदित्य प्रथम अलग होते हैं, परांतक प्रथम अलग होते हैं। अभी आपको बताऊंगा, शुरुआती दौर में राष्ट्रकूटों ने सिर्फ कन्नौज के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन कुछ समय के पश्चात आपके राष्ट्रकूट जो है चोलों से भी संघर्ष करते हुए नजर आए। इसका परिणाम ये रहा कि कृष्ण तृतीय के द्वारा चोल साम्राज्य पर जो है आक्रमण किया जाता है। ठीक है, चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया जाएगा, जिसकी वजह से कृष्ण तृतीय की जो है चोल के कुछ क्षेत्रों को कब्जा कर लेता। अब वो कौन से व्यक्ति थे, कौन सा शासक था, इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि चोल में संस्थापक आपके कौन है, विजयालय। विजयालय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए क्योंकि इन्होंने सिर्फ सत्ता को स्थापित किया, पल्लव को यहां से मार करके भगाया। ठीक है, चोलों ने सत्ता को स्थापित कर लिया, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके बाद आते हैं आदित्य प्रथम। ठीक, आदित्य प्रथम के बाद एक शासक आता है जिसका नाम है परांतक प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक शासक आता है जिसे बोलते हैं परांतक प्रथम। ठीक, परांतक प्रथम के समय में याद रखिए इन दोनों के बीच संघर्ष स्टार्ट होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच संघर्ष स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात कृष्ण तृतीय और आपके परांतक प्रथम के बीच में। परिणाम ये हुआ, कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम पर आक्रमण बोला। ठीक, परांतक प्रथम के समय में आक्रमण बोला और चोल के कुछ क्षेत्रों को इन्होंने छीन लिया। ठीक,
याद रखिएगा चोलों की राजधानी जो हुआ करती थी जिसे बोलते उरैयूर, ठीक, इसकी राजधानी मैं आपको लिख दूंगा ताकि आपको समझ में आए। इनकी राजधानी जो हुआ करती थी जिसे बोलते उरैयूर, ठीक, उरैयूर इनकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक। साथ ही साथ याद रखिएगा इनकी एक और राजधानी थी जिसे बोलते हैं तंजौर, ठीक, एक राजधानी और थी जिसे बोलते हैं क्या, तंजौर, ठीक। अब ध्यान रखना कृष्ण तृतीय के द्वारा जो है आपका परांतक प्रथम के समय में आक्रमण बोला जाएगा और इसकी राजधानी पर आक्रमण बोल करके इसके कुछ क्षेत्रों को जीत लिया जाता है, ठीक। और कुछ क्षेत्रों को जीतने के पश्चात ही याद रखिएगा कृष्ण तृतीय के द्वारा उपाधि ली जाएगी। कौन सी उपाधि ली जाएगी? क्योंकि उसकी राजधानी को जीता हुआ था इसीलिए यह उपाधि लेता तंजौर कोंड की, ठीक। कौन सी उपाधि लेगा? तंजौर कोंड की उपाधि ले लेता है, ठीक। तंजौर कोंड की उपाधि लेगा तो कृष्ण तृतीय, ठीक। अब ध्यान रखना जब कृष्ण तृतीय ने जो है इस पर आक्रमण बोला तो इसके कुछ राजधानी कुछ क्षेत्रों को जीत लिया, लगभग आधा राज्य जीत लिया जिसमें उसकी राजधानी भी शामिल थी। इस बात को इसका लड़का देख रहा था, अर्थात परांतक प्रथम का लड़का जो है वो देख रहा था इस घटना को। उसने क्या किया, अपने पिता का बदला लेने के लिए, जिसका नाम क्या था भैया? राजराज प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन था भैया? राजराज प्रथम इसका लड़का, इसका उत्तराधिकारी, वह देख रहा था, ठीक है। वह देख रहा था इस चीज को कि हमारे पिता को किस प्रकार से लज्जित करके इनकी राजधानी को छीन लिया गया। यही युद्ध याद रखिएगा, इसी युद्ध को बोला जाता है तक्कोलम का युद्ध। अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो याद रखिए इस युद्ध को बोलते हैं तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। तक्कोलम का युद्ध ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी। जो राष्ट्रकूट के साथ साथ आपके चोलों के बीच जो युद्ध हुआ था उसे बोला जाता है तक्कोलम का युद्ध, जो 1949 में आपके लड़े जाते हैं, ठीक है। डेट इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, वैसे आपका यही डेट आपको देखने को मिलता है, ठीक। तक्कोलम का युद्ध में कृष्ण तृतीय के द्वारा परांतक प्रथम पर आक्रमण करके उसकी राजधानी को छीन लिया जाता है, ठीक। अब जब राजधानी छीन लिया गया, इसने तंजौर कोंड की उपाधि धारण किया। इसका बेटा बैठा राजराज प्रथम। राजराज प्रथम जब आया सत्ता में, इसने तुरंत क्या किया भैया? इसने कृष्ण तृतीय के राज्य पर आक्रमण बोला और कृष्ण तृतीय के राज्य पर आक्रमण बोल करके सारी की सारी सत्ता को समाप्त कर देता है। ध्यान रखिएगा, बदला लेने के लिए कौन आएगा भैया? राजराज प्रथम, ठीक है। राजराज प्रथम जो है बदला, अपने पिता का बदला लेने के लिए ये आएगा और सारी सत्ता को समाप्त कर देता है। अब ध्यान रखिएगा, अब राजराज प्रथम चूंकि साम्राज्य का विस्तारक माना जाता है। साम्राज्य का विस्तारक का मतलब क्या है? पहले आपके चोल इस रीजन में हुआ करते थे, अब जाकर के इनसे भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। जो यहाँ पे अभी पांड्य हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पांड्य है और इधर आपके पल्लव हुआ करते थे, तो पल्लवों से भी इसका संघर्ष चलेगा और साथ ही साथ पांड्य से, और पांड्य के साथ साथ एकमात्र शक्ति बची हुई वो है चेर, ठीक। इसीलिए अब इस पूरे दक्षिण वाले क्षेत्र पर आपको एक ही सत्ता दिखाई देगी, वो है चोल। कैसे हो गया, क्या क्या है उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो राजराज प्रथम के बारे में ध्यान रखिएगा। राजराज प्रथम जो है इनकी राजधानी जो है मदुरा हुआ करती थी। किसकी राजधानी भैया? पांड्य की, ठीक। ध्यान रखिएगा, पांडवों की राजधानी हुआ करती थी जिन्हें बोलते हैं मदुरई, ठीक है, मदुरई या मदुरई। तो राजराज प्रथम ने पहले तो आपको किसको खत्म किया भैया? राष्ट्रकूटों को, अर्थात इनकी पूरी सत्ता को समाप्त कर दिया। तो इसका मतलब इस पूरे क्षेत्र पर भी किसका राज हो गया? चोलों का, ठीक है। अब दक्षिण में बचे एकमात्र आपके दुश्मन, दो दुश्मन, एक आपके चेर और दूसरे आपके पांड्य। इन्होंने क्या किया? पांड्य पर आपका जो है आक्रमण बोला और पांड्य को हरा दिया। राजराज प्रथम ने पांड्य को हरा करके मदुरई कोंड की उपाधि धारण किया। ध्यान रखिएगा, मदुरई इनकी राजधानी हुआ करती थी, इन्हीं की राजधानी को कब्जा करके मदुरई कोंड की उपाधि धारण करने वाला कौन हो गया भैया? राजराज प्रथम हो गया। ध्यान रखिएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन है, इनको जरूर आप लोग लिखा करिए, जहां भी आप देखिए, याद रखिएगा। इसने मदुरा पर आक्रमण करके मदुरई कोंड की उपाधि धारण किया, ठीक। मदुरई कोंड की उपाधि धारण किया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। ये बात किसकी हो रही है? राजराज प्रथम की। तंजौर पर आक्रमण करके कृष्ण तृतीय ने तंजौर कोंड की उपाधि धारण किया था, जबकि राजराज प्रथम ने मदुरा पर आक्रमण करके यानी पांड्यों की राजधानी पर आक्रमण करके इसको जीत करके मदुरई कोंड की उपाधि धारण किया। अब ध्यान रखना, राजराज प्रथम यहीं तक सीमित नहीं रहा।
इसने देखा कि भैया जो हमारा तमिलनाडु का पूरा दक्षिणतम हिस्सा कवर हो चुका है, तो यहीं पर आप जानते हैं इसी के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलता है श्रीलंका। ठीक है, इसने क्या किया भैया, श्रीलंका तक आक्रमण कर दिया, अर्थात श्रीलंका का जो उत्तरी वाला एरिया है, उत्तरी वाले एरिया पर जीत लिया जाता है। अर्थात पहला ऐसा शासक जो भारत के बाहर भी जाकर के युद्ध लड़ता है और भारत के बाहर जाकर के श्रीलंका को जीतने का काम करता है। इसका मतलब क्या है, राजराज प्रथम के द्वारा सबसे पहले उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी श्रीलंका को जीत लिया जाता है। ठीक है, उत्तरी श्रीलंका को क्या करेगा भैया, जीतने का काम करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बचे केवल एक शासक, एक शासक कौन है भैया, चेर। इसने कहा कि जब हम श्रीलंका को जीत सकते हैं तो हम छोटे मोटे शासकों को क्यों अपने हाथ में रखें, इसीलिए ध्यान रखो कि चोल सबसे बड़ा साम्राज्य, दक्षिण भारत में सबसे लास्ट तक जीवित रहने वाले, शुरुआत से लेकर के सबसे लास्ट तक जीवित रहने वाले आपके चोल ही थे। सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले चोल आपको दिखाई देंगे। और एक समय तो ऐसा आया जिसमें इसने पश्चिमी घाट के साथ साथ पूर्वी घाट, अर्थात पूरा का पूरा एक तरीके से कह सकते हो कि प्रायद्वीप भारत पर शासन करने वाले एकमात्र आपकी सत्ता थी, उस सत्ता का नाम है चोल। इसने क्या किया, श्रीलंका को तो जीता ही, साथ ही इसने क्या किया भैया, चेरों पर भी आक्रमण करके चेर को भी जीत लिया था। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा, चेर को भी जीतने का काम किया। ये तीन की तीनों शक्तियों को इसने क्या किया, खत्म कर दिया। इसीलिए क्या है कि अब देखो आप एक चीज, मैंने आपको एक बताया था, एक जो है सिस्टम बताया था, क्या कि भैया कि कभी भी जब छोटे छोटे राजवंश किस प्रकार से साम्राज्य बनते हैं। अभी क्या था, चोल एक छोटा सा राजवंश हुआ करता था जो तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से पर आपका जो है राज करता था। लेकिन अब चोल ने क्या किया, आंध्र प्रदेश को पूरा जीत लिया, अर्थात पल्लव को भी हरा दिया। पल्लव के साथ साथ आपको किसको हरा दिया भैया, राष्ट्रकूटों को भी हरा दिया। राष्ट्रकूट के साथ साथ पांड्य को भी हरा दिया, पांड्य के साथ साथ चेर को भी हरा दिया और साथ ही साथ उत्तरी श्रीलंका को भी जीत लिया। इसी वजह से राजराज प्रथम के द्वारा पहली बार चोल राजवंश से उसने चोल साम्राज्य की स्थापना किया, क्योंकि ये दक्षिण भारत पर एक ही मात्र सत्ता शासन कर रही थी, वो थी क्या भैया, चोल। ठीक है, तो चोल को साम्राज्य बनाने के पीछे किस व्यक्ति का हाथ है, तो वो थे राजराज प्रथम। ठीक, आई थिंक इतनी चीजों को आपने समझ लिया होगा। ठीक, अब राजराज प्रथम के बारे में मैंने आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया। इसके पश्चात कुछ शासक और हैं जिनके बारे में हमको जानने की आवश्यकता है। देखिए, हर चीज को मैं मैप से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक एक चीजों को आपको समझा रहा हूँ ताकि बहुत आराम से आप चीजों को समझते रहिए। ठीक है, मैप आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप जब मैप से चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आने वाली हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे और मैप बनाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब ये क्या है भैया, पूरे के पूरे दक्षिण पर, ठीक है, पूरे के पूरे, एक सेकंड जस्ट थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ इसको, उसके पश्चात आपको बताता हूँ। अब ध्यान रखिएगा, पूरे के पूरे दक्षिण पर, ठीक, पूरे के पूरे दक्षिण साम्राज्य पर आपका एक ही आपका शासन कर रहा था, वो है क्या भैया, चोल। अब ध्यान रखना, पूरे के पूरे एरिया पर, अब मैं आपको एरिया अगर बनाने की कोशिश करूं तो इस पूरे पूरे साम्राज्य पर आपका एक ही मात्र सत्ता का हो गया, जिसे बोलते हैं क्या भैया, चोल साम्राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये आपका एक तरीके का क्या होगा भैया, चोल साम्राज्य यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, अब हो गया पूरे साउथ पर इसने कब्जा कर लिया। इसने यह कार्य करने वाला कौन है भैया, श्रीलंका भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस कार्य को करने वाला आपका एक ही व्यक्ति था, उसका नाम था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने जब ये काम किया तो कहते ना, अगर किसी मजबूत सत्ता को हाथ में रखा जाए, अगर उसके आने वाले शासक आपको कुछ मजबूती के साथ, जैसे कहता है पिता की संपत्ति को, एक होता है पुत्र, एक होता है कुपुत्र और एक होता है सुपुत्र। ठीक है, पुत्र के भी 3 पार्ट होते हैं। आप जानते हैं पुत्र का मतलब वो होता है कि जो अपने पिता की संपत्ति को बरकरार रखे, उसे बोलते हैं पुत्र। ठीक है, ना बढ़ाए ना घटाए, बस बरकरार रखे। और एक होता है कुपुत्र, जो अपने पिता की पूरी संपत्ति को बेच करके खा जाए। और एक होता है सुपुत्र, सुपुत्र का मतलब वो होता है जो अपने पिता को संपत्ति को संरक्षित भी रखे
और साथ ही साथ अपनी भी संपत्ति को बनाए। इसीलिए आप कार्डों में हमेशा देखते हो सुपुत्री या सुपुत्र आपको देखने को मिलता है, तो हमेशा अच्छे पुत्र की ही कामना की जाती है। ठीक, अब ध्यान रखना, चोल साम्राज्य ने क्या किया, उत्तरी श्रीलंका तक अपना कब्जा कर लिया, इधर का पूरी शक्ति कंट्रोल, चेर को भी जीता, चेर के साथ साथ पांड्य को भी जीता। अब इसके बाद एक सत्ता आती है क्या भैया, इस काम को करने वाला कौन था भैया, इस काम को करने वाले थे राज प्रथम। ठीक है, राज प्रथम के द्वारा यहाँ कार्य किया गया। राज प्रथम के पश्चात यहाँ पर आते हैं राजेंद्र चोल। ठीक है, राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम चोल जिसे बोलते हैं, राजेंद्र चोल फर्स्ट आते हैं। यह अभी पावरफुल शासक। ठीक, अब देखो दक्षिण भारत का पूरी की पूरी साम्राज्य को तो इसने जीता ही। ठीक है, अब श्रीलंका का जो उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग को जीतने का काम किया था राज प्रथम ने। मैंने आपको बताया, यहाँ पे चीजों को मैं लिखता भी चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसने क्या किया, पांड्य को हराया। ठीक है, पहले पांड्य को हराया, पहले ये चीजें देख लीजिएगा। पांड्य को हराने के साथ साथ इसने क्या किया भैया, ठीक, राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया, राष्ट्रकूट खत्म। ठीक, राष्ट्रकूट से संघर्ष, ठीक, राष्ट्रकूट खत्म। राष्ट्रकूट के साथ साथ इसने क्या किया भैया, चेर को खत्म किया, चेर से संघर्ष हुआ, चेर को खत्म किया। इसके साथ साथ आपको पता है चेर से संघर्ष होने के पश्चात उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा किया। ठीक, उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। अब ध्यान रखना, जब ये उत्तरी श्रीलंका पर इसने कब्जा कर लिया, अब इसकी सत्ता को बढ़ाने के लिए आएंगे राजेंद्र चोल। जस्ट एक सेकंड आप लोग रुकिएगा, मैं आपको अब ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको राजेंद्र चोल दिखाई देंगे, इसका उत्तराधिकारी। ठीक, अब इसका उत्तराधिकारी क्या है, वो भी एक मजबूत कहते हैं ना, ये एक तरीके का सुपुत्र है। सुपुत्र का मतलब अपने पिता की संपत्ति को तो सुरक्षित रखा है और साथ ही साथ अपनी संपत्ति को बढ़ा भी रहा है। इस वजह से राजेंद्र चोल के द्वारा क्या किया जाएगा, पहला काम तो इसने क्या किया भैया, ध्यान रखना, पहला काम ये करेगा जो पूरी श्रीलंका को, ठीक है, पूरी श्रीलंका को जीत लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूरी श्रीलंका को जीतने वाला आपका एकमात्र शासक वो था राजेंद्र चोल। ठीक, ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए ये सारे तथ्य आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये तथ्य आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इनको समझते रहिए। राजेंद्र चोल ने पूरी श्रीलंका को जीता। ठीक है, सभी जितने पड़ोसी थे उनको पराजित तो किया ही था। साथ ही साथ याद रखिएगा, इसने राजेंद्र चोल जो है ये उत्तरी सीमा पर भी किया। उत्तरी सीमा पर आपको पता है यहाँ पर हुआ करते थे कौन भैया, मैंने आपको बताया था, पाल को हरा करके यहाँ पे आए थे सेन वंश। कल की क्लास आप जा करके जरूर देखिएगा। ठीक है, कल की क्लास आप जरूर देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि पाल को हरा करके सेन वंश की यहाँ पे स्थापना की जाती है। ठीक है, सेन वंश की यहाँ पर स्थापना की जाती है। इसी वजह से इसने क्या किया, सेन वंश से अपना इसने उत्तर की तरफ जाना स्वीकार किया। ध्यान रखना, जब भी उत्तर की तरफ ये जाएगा, ठीक है, उत्तर की तरफ ये जाता है तो वहां पर आपको सबसे पहले सेन वंश को हराएगा। ठीक है, सेन वंश को हरा करके गंगा घाटी में प्रवेश करता है। ध्यान रखना, सेन वंश आपका कहां पर स्थापित है, उड़ीसा के साथ साथ आपके बंगाल वाला क्षेत्र। ठीक है, सेन वंश आपको यहाँ पे स्थापित होता हुआ दिखाई देगा। इसका संघर्ष, राजेंद्र चोल का संघर्ष होगा सेन वंश पे, और यह सेन वंश को साम्राज्य को समाप्त करता है। और सेन साम्राज्य को समाप्त करके उत्तर में पहली बार गंगा मैदान में आपको जाते हुए दिखाई देगा। और जैसे ही ये गंगा के मैदान में प्रवेश करेगा, ठीक है, ये गंगा घाटी में प्रवेश करेगा। ठीक, इसकी बात किया जा रहा है भैया, याद रखिएगा, गंगा घाटी में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति आपका राजेंद्र चोल है। जब ये गंगा घाटी में प्रवेश करता है तो यहीं पर एक झील की स्थापना करता है। ध्यान रखिएगा, इसी पर एक झील, गंगा नदी पर ही एक झील बनाता है जिसे बोला जाता है क्या, चोल झील। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, चोल झील। चूंकि ये बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ था, बंगाल की खाड़ी, इसी वजह से इसने क्या किया, उसका नाम रखा चोल झील। ठीक है, तो राजेंद्र चोल के द्वारा पहली बार उत्तर भारत में प्रवेश किया जाता है, अर्थात सेन वंश को हराया जाता है। और सेन वंश को हराने के पश्चात गंगा घाटी में प्रवेश करके
चोल झील की स्थापना की जाती है और साथ ही साथ ये गंगई कोंड की उपाधि रखता है। ठीक है, कौन सी कोंड? गंगई कोंड की उपाधि लेगा, क्योंकि ये कहां पहुंच चुका है भैया? गंगा घाटी में प्रवेश कर चुका है। तो याद रखिएगा, गंगई कोंड की उपाधि ले रहा है, क्यों? क्योंकि सेन वंश का इसने अंत किया था। ठीक है, तो याद रखिए ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। चोल झील, इसने बंगाल की खाड़ी को क्या किया? चोल झील का नाम दिया था और गंगा घाटी में प्रवेश करने के पश्चात सेन वंश को जब हराया तो गंगई कोंड की उपाधि धारण किया। तो ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। ठीक, अब ध्यान रखो, कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। अब क्या किया? ये कर क्यों रहा है? सबसे पहले प्रश्न तो ये उठता है कि ये इसने किया क्यों? तो इसलिए करने के पीछे क्या है भैया? याद रखिएगा, यही असम वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, असम वाले पार्ट में यहीं पे आपको, अरे असम क्या, उड़ीसा और असम, यानी ये पूरे पार्ट पर, ठीक, इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं भैया? इसे बोलते थे शैलेंद्र साम्राज्य। ठीक, ध्यान रखिए उस समय नाम अलग अलग हुआ करते थे। इसका मतलब क्या? उड़ीसा से लेकर के आपका ये जो उत्तरवर्ती पूरा भाग हुआ करता था, जिसे आप असम से लेकर के इस पूरे एरिया को लेकर के देखेंगे तो इसे बोला जाता है शैलेंद्र साम्राज्य। अब इस पर सेन वंश को समाप्त करने, उड़ीसा को समाप्त करने, उड़ीसा के आगे बढ़ने के पीछे क्या कारण थे? तो उसका एक ही मात्र कारण था कि ये चाहता था कि दक्षिण में हमारा व्यापार तो चल ही रहा है, क्यों ना तो हम चाइना से भी व्यापार करना शुरू कर दें। इसी वजह से इसने क्या किया? शैलेंद्र साम्राज्य पर आक्रमण किया। शैलेंद्र साम्राज्य कोई एक साम्राज्य नहीं है, याद रखिएगा, ये आपका उड़ीसा से लेकर के जो असम वाला पार्ट पूरा हुआ करता था, इस पूरे साम्राज्य को हम लोग क्या कहते हैं भैया? पूरे राजवंश को यहाँ पे शैलेंद्र साम्राज्य के नाम से जानते थे। ठीक है, अब शैलेंद्र साम्राज्य पर इसने आक्रमण करके पहली बार चाइना से व्यापार का रास्ता खोला। तो ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले, ठीक है, शैलेंद्र साम्राज्य पर आक्रमण करने के पीछे क्या भैया? चीन से व्यापार करना। ठीक है, तो चीन से पहली बार व्यापारिक प्रक्रिया आपको अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? आपको देखने को मिलेगा, उस व्यक्ति का नाम है राजेंद्र चोल। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन को आप कहीं लिख लीजिएगा, मेरा मानिएगा, क्योंकि ये आपके ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सेन वंश को पराजित किया, सेन वंश के साथ साथ शैलेंद्र साम्राज्य को पूरा पराजित किया और शैलेंद्र साम्राज्य को पराजित करने के पीछे एक ही मात्र कारण था कि वह चीन से व्यापार शुरू करना चाहता था। ठीक है, इस व्यक्ति को इसीलिए साम्राज्य बनाने के पीछे राजराज प्रथम ने तो दक्षिण में पूरा साम्राज्य बनाया ही था, इसने उत्तर भारत में भी अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। ठीक, लेकिन कहा जाता है ना कि जब भी आप देखोगे, कहा क्या जाएगा भैया कि अगर आने वाली सत्ता आपकी कमजोर पड़ी तो आपके दुश्मन हजार है। कहते हैं ना, अगर आप संगमरमर का महल बनाओगे तो कोई अगर वहां के आसपास के झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग क्या करेंगे? अगर मौका पाएंगे, अगर आप कमजोर हुए तो संगमरमर के महल को लूट लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार से राजेंद्र चोल ने तो पूरी श्रीलंका पर भी कब्जा कर लिया। श्रीलंका से पूरा व्यापार तो शुरू हुआ ही, साथ ही साथ इसने चीन से भी व्यापार किया। इसका मतलब क्या? पैसा बाहर से भी आ रहा है और अंदर से भी आ रहा है। आंतरिक व्यापार तो आपका चल ही रहा है, बाहरी व्यापार भी बढ़िया तरीके से चलता हुआ नजर आएगा। अब ध्यान रखना, इसी वजह से भारत पर आक्रमण होते। अब आप देखिए चीजों को सोचिए कि भारत पर आक्रमण होने के पीछे क्या कारण है? तो भारत में आक्रमण होने के पीछे कारण है समृद्धि। ठीक है, समृद्धि, इसका मतलब भारत में समृद्धि है और समृद्धि इतनी है कि उसका बाहर से भी व्यापार हो रहा है और आंतरिक भी व्यापार हो रहा है, जिसकी वजह से अब आपने पहले कल ही मैंने आपको बताया था गुर्जर प्रतिहार के बारे में। गुर्जर प्रतिहार के बारे में आपको बताया था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के समय में सबसे पहले अरबों का आक्रमण होना शुरू होता है इस पूरे एरिया पर। ठीक है, इस पूरे एरिया पर आपको देखने को मिलेगी। ये अभी भी यहाँ पर याद रखिएगा, इस पूरे एरिया पर अभी भी आपके जीवित कौन है भैया? गुर्जर प्रतिहार अभी भी यहाँ पर है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार यहाँ से लेकर के इन्होंने यहाँ तक पूरा कब्जा कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे एरिया पर अरब वाले जब आक्रमण करते थे तो गुर्जर प्रतिहार उनके रोड़े बनने का काम करते थे। मैंने आपको बताया था नागभट्ट प्रथम के बारे में, उसने अरबों के लिए कसम खाया था कि कोई भी विदेशी भारत में आक्रमण करेगा तो मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए नारायण की उपाधि धारण किया था। ठीक है,
तो याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार यहाँ पे आपको रोकने का काम करते थे। दूसरा चीज है इस रास्ते पे क्योंकि आपका अरब सागर यहाँ से पड़ता था, अरब सागर से आगे आने के संसाधन तो उस समय थे नहीं, इसी वजह से ये सेफ इलाका देखा जाता था। ठीक है, तो पश्चिमी इलाके को कवर करने के लिए गुर्जर प्रतिहार है। लेकिन अब आपको अरबों ने जब आक्रमण किया तो यहाँ पर घाटी के बीच से खैबर दर्रा और बोलन दर्रा जिसे आप बोलते हो, इस दर्रे के बीच से यहाँ पर, क्योंकि उत्तर भारत की राजनीति अभी भी क्या है, सिंध का राजा कमजोर है। ठीक है, दाहिर जो हुआ करता था उस समय राजा कमजोर हुआ, कमजोरी का फायदा उठा करके मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर सत्ता बहुत पावरफुल है, इसी वजह से भारत में आपके इस रीजन से प्रवेश करना असंभव था। तो आपसे कभी पूछे जाए अगर प्रश्न तो आप इन चीजों को बताइए कि क्या कारण थे कि आपके गुजरात में मोहम्मद बिन कासिम सफल नहीं हुआ, क्या कारण था कि अरबवासी, देखिए मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी आपके अरबों का आक्रमण भारत पे होता रहा था लेकिन सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो लोग सीधा आकर के यहाँ गुजरात वाले रीजन से प्रवेश करने की कोशिश किए। गुजरात में एक पावरफुल सत्ता बैठी थी जिसकी वजह से क्या हुआ, गुर्जर प्रतिहारों ने उनको मार मार के भगा दिया। यहाँ पर ये सफलता इनको नहीं मिला, लेकिन यहाँ सिंध का राजा जो दाहिर था, दाहिर जो है कमजोर शासक, यहाँ पर आप देखोगे इस पूरे रीजन में, यहाँ पर मैं आपको बात करूं यह रीजन क्या है भैया, यहाँ पे आपको सिंध देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंध का राजा कमजोर होने की वजह से इस दर्रे की रक्षा नहीं कर पाता है। एक प्रश्न आपसे अगर पूछा जाता है, मेंस में सीधा पूछा गया प्रश्न है कि क्या कारण है कि सभी युद्ध, मतलब ज्यादातर युद्ध आपको पानीपत में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या कारण थे कि जो पानीपत में ही आपके रीजन देखने को मिला कि युद्ध के होने के पीछे क्या कारण थे। ये आपके यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया, साथ ही साथ पीसीएस में भी आपके प्रश्न पूछा गया है। अब ध्यान रखो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या भैया, जिनके पास, एक तो रीजन ये था कि पहली चीज तो आपके बोलन दर्रा और खैबर दर्रा, दूसरा आपका पाकिस्तान का काबुल क्षेत्र, काबुल कांधार क्षेत्र, काबुल कांधार क्षेत्र पहला एक रीजन हुआ करता था सिक्योरिटी का। दूसरा रीजन हुआ करता था आपका क्या भैया, बोलन दर्रा और खैबर दर्रा। ठीक है, ये आपके सिक्योरिटी, दूसरी सिक्योरिटी का काम करते थे। तीसरा जो सिक्योरिटी हुआ करता था वो था अफगानिस्तान वाला पार्ट। ठीक है, अगर इन चीजों को जब कोई पार करके चला आता था तो उस स्थिति, पहला तो आपको क्या हुआ, काबुल कांधार सिंध, ये जो क्षेत्र हुआ करते थे ये आपके सिक्योरिटी के रूप में काम करते थे। दूसरा आपका काम करता था क्या भैया, बोलन दर्रा और खैबर दर्रा जो है सिक्योरिटी का काम कर रहा था, गोमल दर्रा भी वहीं पे आपको देखने को मिलता है, ये आपके काम करते थे। तीसरा, जब इनको कोई पार करके भारत में प्रवेश कर लेता था, वहां अगर शासन व्यवस्था का, यानी हरियाणा तक के आने का पीछे, इसका मतलब पंजाब में अगर शासन सत्ता कमजोर होगी तो यह सीधा प्रवेश कर जाता था हरियाणा में, और हरियाणा के बगल में ही दिल्ली आपकी राजधानी हुआ करती थी। इसी वजह से दिल्ली के शासक को ना चाहते हुए भी आपको हरियाणा के मैदान अर्थात पानीपत में युद्ध करना पड़ता था। ये आपका क्या होता, पीसीएस में और यूपीएससी में ऑलरेडी आपके प्रश्न पूछे गए। तो ये मत कहिए कि मन करता था तो वही युद्ध लड़ देते थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही आपके आक्रमण होते थे, यहाँ पे सत्ता हमेशा पावरफुल रही है। ठीक है, कभी भी भारत के शासक राजस्थान वाले, राजस्थान के शासक आप देखोगे ये दक्षिण भारत में कभी भी आपके आक्रमणकारी देखने को मिलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सत्ता इतनी पावरफुल है, ये आपको भारत में प्रवेश करने ही नहीं देते। एक ही रीजन था, वो है क्या, इस वाले एरिया में। चंद्रगुप्त मौर्य सफल हुआ, क्यों सफल हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको क्या किया, पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल रखा। अशोक महान हुआ, अशोक ने अपने उसके राज्यकाल में क्यों आपके विदेशी आक्रमण देखने को नहीं मिलते, क्योंकि उसने भी पूरा अफगानिस्तान पर कंट्रोल बना के रखा हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ है समझने के पॉइंट जिनको आपको समझना चाहिए कि क्या रीजन हो सकते थे। ठीक, तो सिंध वाला रीजन कमजोर हुआ था, इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आक्रमण करते हुए दिखाई दिया था। ठीक, तो आते हैं पुनः राजेंद्र चोल पर। इसने पूरे श्रीलंका को जीता, श्रीलंका के साथ साथ गंगा घाटी में प्रवेश करके सेन वंश को हराया, सेन वंश के साथ साथ इसने शैलेंद्र पूरे साम्राज्य को हराया। ठीक है, शैलेंद्र साम्राज्य के साथ साथ आपको चीन से इसने व्यापार शुरू किया, चीन से व्यापार शुरू करने के लिए ही इसने गंगा घाटी में प्रवेश लिया था, और इसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का नाम दिया, साथ ही साथ गंगई कोंड की उपाधि लिया था। ठीक, अब इसके आने वाले जो शासक थे, इनके बाद जो आते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। इसके बाद आते हैं राजाधिराज। ठीक है, कौन आते भैया, राजाधिराज आते हैं। राजाधिराज के बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत विशेष कुछ नहीं, वैसे जो सत्ता आपकी कायम थी
वैसे सत्ता को बरकरार रखते हैं। जैसे कहते हैं पिता की संपत्ति को सिर्फ बरकरार रखना, ये तो सुपुत्र का काम किया। इसने क्या किया, ये भी सुपुत्र का काम किया। इसने साम्राज्य को बढ़ाया, एक साम्राज्य बना, राजवंश से साम्राज्य बना दिया। राजेंद्र चोल ने पूरे उसके उत्तर भारत में विस्तार कर दिया। राज जो आपके राजाधिराज जिसको बोलते हैं, राजाधिराज जो है आपको याद रखिएगा वैसे का वैसा, ठीक है, राजाधिराज जो था इसने वैसे का वैसा साम्राज्य को सुरक्षित रखा जैसा आपका पहले से था। ठीक, इसके पश्चात आते हैं कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक, इनका भी नाम याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक, कुलोत्तुंग प्रथम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, कुलोत्तुंग प्रथम आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से चोल वंश का जो है धीरे धीरे पतन शुरू होता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा भैया, पतन स्टार्ट होगा कुलोत्तुंग प्रथम के समय में। पहला क्या काम होगा भैया, कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में पहली चीज तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं आप लोग। पहली बात तो श्रीलंका इसके शासनकाल में स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका क्या हो जाता है भैया, अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। इसका मतलब क्या, राजा कमजोर हो चुका है। जो पावर उसने बरकरार रखे थे, इसके वंशज इसके पूर्वज जो है सत्ता को बरकरार रखे थे, उस सत्ता को ये कमजोर कर देगा। अर्थात कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका जो है वह स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अभी भी चाइना से इसका व्यापार चल रहा है। ठीक है, इसी वजह से इसने 72 व्यापारियों को, 72 सौदागरों को चाइना भेजा था व्यापार करने के लिए। इसका मतलब चाइना से व्यापार करने में ये सक्षम है कुलोत्तुंग प्रथम, लेकिन श्रीलंका इसके हाथ से निकल जाता है। इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा ये थोड़ा सा दयावान शासक होता है। दयावान शासक मतलब चाइना से इसका व्यापार हुआ था, तो इसने क्या किया, कुछ व्यापार, कुछ टैक्सों को इसने माफ भी कर दिया था। ठीक है, जिसे बोलते हैं सुगम त्वरित। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुगम त्वरित बोला जाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। करों को माफ करने वाला, कुछ टैक्सों को समाप्त करने वाला कुलोत्तुंग प्रथम बना। अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जाना जाता है। ठीक, श्रीलंका को इसने पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया। कहा भैया आप केवल स्वतंत्र रहिए, लेकिन टैक्स हमको पे किया करता रहिए। ठीक, तो कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका आपका स्वतंत्र हो जाएगा। चाइना से इसने व्यापार शुरू किया था, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मैं किसके बारे में बता रहा हूँ भैया, कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में। पहली चीज तो याद रखिएगा, चीन से व्यापार जारी है। ठीक है, चीन से व्यापार आपका जारी है। 72 सौदागरों को इसने भेजा हुआ था। ठीक है, 72 सौदागरों को यहाँ पर भेजा हुआ था, को भेजा। ठीक, चाइना पे व्यापार करने के लिए। पहली चीज तो इसके साथ साथ याद रखिए, इसके शासनकाल में श्रीलंका स्वतंत्र हो चुका था। ठीक है, श्रीलंका क्या हो चुका है भैया, श्रीलंका स्वतंत्र हो गया है इसके शासनकाल में। साथ ही इसने करों में छूट प्रदान की, करों को माफ करने वाला, अर्थात एक तरीके का कह सकते हो भैया यह थोड़ा सा भाव का आदमी था। इसने करों को माफ करने वाला पहला व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद याद रखिएगा जितने भी चोल शासक आएंगे, वीर चोल, राजेंद्र जो है सेकंड चोल, राजेंद्र थर्ड, जितने भी आएंगे वो सारे के सारे जो लोग भी हैं, ये याद रखिएगा धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। इसी वजह से अंत में आप देखोगे कि चोल जो साम्राज्य था यह धीरे धीरे टूट करके बिखर जाता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा भैया, टूट करके बिखर जाएगा। तो ये हमने आपको सारे शासकों के बारे में बताने का प्रयास किया, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी, जितनी चीजों को मैंने आपको बताया याद रखिएगा। चोल जो है 13वीं शताब्दी तक, ठीक है, 13वीं शताब्दी तक इसने, जब आपके दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो आपकी 11वीं शताब्दी में ही आपके हो जाएंगे, 12वीं में। ठीक है, 13वीं शताब्दी तक इसने अपने को संरक्षित रखा, बाद में जाकर के यह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चोल जैसे जैसे समाप्त होते हैं, चोलों के स्थान को ग्रहण करने के लिए आपके वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे आपके कुछ वंश, जैसे महाराष्ट्र में आपके आ जाएंगे यादव वंश। ठीक है, अभी आपको बता रहा हूं, थोड़ा चीजों को समझ लीजिए कौन कौन सी चीजें आएंगी, यहाँ याद रखिएगा। ठीक, अब आपके क्योंकि 13वीं शताब्दी में आपको पता है कि कौन स्टार्ट होंगे भैया, अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल शुरू होगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जब कार्यकाल शुरू होता है तो यहाँ पर चोलों के स्थान पर कुछ चीजें 13वीं शताब्दी में आपको कुछ आपके देखने को मिलेंगे।
इस महाराष्ट्र वाले रीजन पर आपको देखने को मिलेंगे यादव वंश। ठीक है, कौन देखने को मिलेंगे भैया? यादव वंश आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके साथ साथ याद रखिएगा इस आंध्र प्रदेश वाले रीजन पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे काकतीय वंश। ठीक, याद रखिए चोलों ने पूरे दक्षिण भारत पर राज किया था। जब ये धीरे धीरे शासन कमजोर हुआ तो उन्हीं में से टूट टूट करके नए नए वंशों का आपका उद्भव होता है, जिसमें आपके महाराष्ट्र वाले रीजन पे, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र वाले रीजन पर आपको यादव वंश दिखाई देंगे, काकतीय वंश आपको आंध्र प्रदेश में दिखाई देंगे। ठीक है, और कर्नाटक वाले रीजन पर, ठीक, कर्नाटक में आपको क्या दिखाई देंगे भैया? होयसल वंश आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, कौन से वंशज आपको दिखाई देंगे भैया? होयसल वंश। इन सबका नाम ऑलरेडी आप लोगों ने सुना है। इन्हीं के बीच में आपका आगे चल करके युद्ध होने की संभावनाएं बन जाती हैं। युद्ध आपका होगा कौन भैया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का यादव वंश से होगा, होयसल से होगा, काकतीय वंश से होगा। याद रखिएगा ये बात की जा रही 13वीं शताब्दी की, जब चोल आपके समाप्त हो जाते हैं तो चोलों को तोड़ तोड़ करके अलग अलग राजधानियां बनाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा यादव जो वंश थी इसकी राजधानी थी देवगिरी। देवगिरी के शासक वगैरह आपको याद आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ आपके देवगिरी हुआ करती थी इसकी राजधानी, जिनमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ काकतीय वंश की जो आपकी राजधानी हुआ करती जिसे बोलते हैं वारंगल, वारंगल शासक भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कर्नाटक में आपके जो है होयसल, होयसल की राजधानी हुआ करती थी द्वार समुद्र। ठीक, इन सबको थोड़ा सा याद रखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। याद रखिएगा यहीं पे आपको पांड्य वंश आपको ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा, जिसे मदुरई इनकी राजधानी हुआ करती थी। पांड्य वंश आपको इस क्षेत्र पे अभी भी थोड़े से बचे हुए दिखाई देंगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये वाला रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इस पूरे क्षेत्र पर पांड्य की कुछ शाखाएं जीवित रहती हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको पांड्य वंश देखने को मिलेंगे, जिनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? मदुरई। ठीक, अब ध्यान रखना ये पूरा दक्षिण भारत का ये एरिया हो गया। ठीक, ये पूरा हो गया दक्षिण भारत का एरिया। ठीक इसी प्रकार से उत्तर भारत में भी आपको कुछ चीजें मिलेंगी। उत्तर भारत आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आप मैप को जब आप पढ़ोगे तो आपको मैप में समझ में आएगा कि मैप को किस प्रकार से आप, हमारी पूरी क्लास देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने मैपिंग का ज्ञान इतना बेहतर ले सकते हो। इतिहास आपका इतना सरल विषय है, अगर आप उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने पूरी की पूरी क्लास आपको मैपिंग बेस पे कराई है, ताकि आप जा करके वहां से देखिए और बेहतर तरीके से काम करिए। ठीक, अब ध्यान रखना ये चीजें, जैसे मैंने आपको इन चीजों के बारे में बताया, अब यहाँ पर कुछ वंश आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर एक शासक हुआ करता था जिसे बोलते उदय भानपुर। ठीक है, क्या बोलते भैया? उदय भांडपुर। ठीक, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उदय भांडपुर या उदंडपुर जिसे बोलते हैं, उदय भानपुर। इन्हें आप बोलते हो क्या? पेशावर। ठीक है, जो आज के समय में कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक, यहाँ पे आपको हिंदू शाही वंश कौन देखने को मिलेंगे? हिंदू शाही वंश आपको दिखाई देंगे। ठीक, हिंदू शाही वंश आपको दिखाई देंगे। ये बात मैं कर रहा हूँ कैसे भैया? 13वीं सदी की, ध्यान रखिएगा ये बात हो रही है किसके? 13वीं सदी की, क्योंकि 13वीं सदी में आपके जो है समाप्त हो चुके थे कौन? ठीक, समाप्त हो चुके थे आपके चोल। ठीक, इसके साथ साथ याद रखिएगा दिल्ली और अजमेर में, ठीक, दिल्ली ये है दिल्ली, दिल्ली के साथ साथ आपका अजमेर आपको दिखाई देगा। ठीक, दिल्ली और अजमेर में आपको देखने को मिलेंगे कौन से शासक भैया? यहाँ पे आपको पता है कि चौहान वंश। ठीक, जिनमें हम लोग अभी आगे चल करके आपको पता है कि कौन आते हैं? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ये चौहान वंश आपको देखने को मिलते हैं। 13वीं सदी में आपका ये वाला स्टेट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ उत्तर भारत में आपके कुछ ऐसे वंशों के बारे में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, गुजरात में याद रखिएगा, इस गुजरात वाले एरिया में यहाँ पे आपके शासन करना शुरू होंगे कौन भैया? सोलंकी। ठीक है, सोलंकी वंश आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, सोलंकी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन है जिनको आप याद रखिएगा। ठीक, भोज परमार अभी भी आपके जीवित हैं। ठीक, भोज परमार आपके अभी भी जीवित हैं। ठीक, परमार वंश आपको देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार वाले। भोज परमार आपके मध्य प्रदेश वाला एरिया तक सीमित हो जाएंगे, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके साथ साथ याद रखिए कन्नौज पर, ठीक है,
कन्नौज पर आपके कौन से गढ़वाल वंश, मैंने आपको बताया था ना कि गढ़वाल वंश आपको देखने को मिलेंगे। इसी में आपके जयचंद्र का नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक, इसके साथ साथ याद रखिएगा यहाँ पर गोरखपुर वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको याद रखिएगा इसका नाम होता है डाडर मंडल। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, डाडर मंडल, या इसी को बोलते हैं कलचुरी वंश। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कलचुरी वंश यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कौन से भैया, यह रीजन है गोरखपुर में। ठीक, गोरखपुर में आपको देखने को मिलेंगे। ये मैंने आपको मैपिंग की दृष्टि से आपको सारी चीजें समझाने का प्रयास किया है, ये चीजों को आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक, कालिंजर महोबा वगैरह में आपको देखोगे तो कई सारे आपके चंदेल महोबा जो कि उत्तर प्रदेश वाले एरिया में, कालिंजर बांदा, इन सब एरिया में आप देखोगे। तो यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ महोबा के साथ साथ कालिंजर। ठीक है, कालिंजर के साथ साथ बांदा। ठीक, ये पूरे के पूरे एरिया में आपको एक ही आदमी देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं चंदेल शासक। ठीक, चंदेल शासक, विद्याधर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो महमूद गजनवी के समय में आपको देखने को मिलेगा। चंदेल शासक महमूद गजनवी के समय में आपको विद्याधर देखने को मिलेगा, एकमात्र शासक जिसने महमूद गजनवी को पराजित किया था। ठीक है, एकमात्र ऐसा शासक जिसने महमूद गजनवी को पराजित करने वाला आपके कौन थे, चंदेल शासक में ही आपके एक देखने को मिलेंगे विद्याधर। ठीक, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया भैया, उत्तर भारत की राजनीति हो गई। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में मैंने आपको इन चीजों के बारे में बता दिया। ठीक, ये आपके कुछ चीजें थी जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक, इसके बारे में आगे चल करके जो कि हम लोग मेडुअल में प्रवेश करने वाले हैं, मेडुअल के पहले मैं आपको बता दिया ये हमारा राजनीतिक वाला हिस्सा था। राजनीतिक के साथ साथ अभी प्रशासन, मौर्य प्रशासन आपको पढ़ाऊंगा, मौर्य प्रशासन के साथ साथ आपका गुप्त प्रशासन आपको पढ़ाऊंगा। ये थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। साथ ही साथ आपके चोल जो प्रशासन है, चोल प्रशासन के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, तो ये चीजें कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जिसके बारे में आपको याद रखने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आप चीजों को जब मैप से देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बाद में आपको पता है कि इस पूरे इलाके पर कब्जा करेगा कौन, आकर के मोहम्मद गोरी जब आएगा तो आपके यहाँ दिल्ली वाले रीजन पे कब्जा करेगा और यहीं पे आपके स्थापना होता है आपका कौन से वंश का, गुलाम वंश। बाद में धीरे धीरे गुलाम वंश का विस्तार होगा, गुलाम वंश का फिर आगे बढ़ेगा, फिर आपके वहीं पे खिलजी आएंगे, खिलजी के साथ साथ तुगलक आते हैं, तुगलक के बाद आपके जो है सैयद आते हैं। ठीक, इस तरीके से लोधी वंश आएगा, फिर आपका एक फिर विशाल साम्राज्य जिसे बोलते हैं आपका क्या भैया, जिसे मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। मुगल साम्राज्य जब आएगा तो आपको देखने को मिलेगा उसी में से आपके खिलजी वाले जो है दक्षिण में यादव वंश, काकतीय वंश, होयसल में प्रवेश करने की कोशिश करता है लगातार। राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे, राजस्थान अजमेर वगैरह में आपको पता है कि वहाँ पे जो कहानियाँ आपको देखी गई हैं, पद्मावती जो कहानी बनी हुई आपको पता है, वहाँ सब चीज़ों पे आपका संघर्ष देखने को मिलता है। तो मेडुअल में हम लोग आगे प्रवेश करेंगे, लेकिन मेडुअल स्टार्ट करने के पहले आपको मौर्य प्रशासन के साथ साथ गुप्त प्रशासन के साथ साथ आपको चोल प्रशासन के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपके आज की क्लास रही। मिलेंगे अगले क्लास में। बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।